Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS65। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का रहने वाला है। तो एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे पहले अपने टॉपिक्स की कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज, एंड फिर देखेंगे हम अपने न्यूज़। आप सभी को पता है कि हम न्यूज़ के साथ साथ स्टैटिक पार्ट, एनालिसिस और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं न्यूज़ को अलग अलग डायमेंशन के साथ, ताकि मैं एग्ज़ाम के टाइम पर कोई भी अगर चेंज होता है, राइट, लाइक पैटर्न चेंज हो जाए या फिर एडवांसमेंट थोड़ा हो जाए एग्ज़ाम का, तो आप फिर भी कंफर्टेबल पोजीशन में रहें, राइट। तो स्टार्ट करेंगे, पहले हम टॉपिक्स को देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आज हमारे हैं, देन हम डिस्कस करेंगे अपनी न्यूज़। उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप पा सकें अपकमिंग लेक्चर्स, अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन और आप मिस ना करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो करंट अफेयर्स का हर रोज़ होता है, सुबह 9 बजे से हो जाता है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग लेक्चर्स, अपकमिंग वीडियोस। और दूसरा चीज़ ये है कि आप सभी को पता है कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे छोटे से छोटा कोई एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे क्लास टेस्ट क्यों ना हो, किसी भी क्लास के लिए एक छोटी सी चीज़ यानी कि कोई भी क्लास टेस्ट भी क्यों ना हो, उसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आप कोई भी लेक्चर कहीं से भी लेते हैं, चाहे आप GS 365 से कर रहे हैं या कहीं से भी आप कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है कि आप उस लेक्चर को रिवाइज करें। अब आप एक लेक्चर लिया आपने जिसकी ड्यूरेशन थी 40 मिनट या 50 मिनट्स, और आपको रिवीजन करने के लिए भी 40 to 50 मिनट लग रहे हैं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इनजस्टिस कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि रिवीजन में कम टाइम लगना चाहिए, ना कि जितना आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि जो नोट्स, जो स्लाइड, जो PPT से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर किए जाएँ, ताकि आप अगर नोट्स नहीं भी कर पा रहे, नोट नहीं भी कर पा रहे हैं चीज़ें, तो आप इजीली रिवाइज कर पाएँ। उसके लिए हमारा इनिशिएटिव है GS365@u। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम हर रोज़ होने वाले लेक्चर्स की PDF अपलोड करते हैं, सो दैट आप इजीली रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें करनी है बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोस, कि पहले तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है GS365, राइट, एंड देन आपको करना है GS365@u फॉर द रिवीजन पर्पस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखेंगे हमारे टॉपिक की कौन कौन से टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारे हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 के परिणाम जारी किए गए हैं। तो डाटा है थोड़ा सा एक, और डाटा से रिलेटेड वन डे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय मंत्री ने PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दी है। सेकेंड न्यूज़ ये हो गया हमारा। थर्ड हमारा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ने सशस्त्र बलों के लिए एक संयुक्त सिद्धांत जारी किया, यानी कि एक क्या जारी किया है, सिद्धांत जारी किया, थ्योरी जारी किया है, एक ये कह सकते हैं एक मानदंड जारी किए हैं, सिद्धांत जिन पर बेस्ड होकर कोई भी डिसीजन लेना होता है, ऐसे सिद्धांत जारी किए। देखेंगे क्या चीज़ें क्या क्या है, बहुत ही डिटेल में हम न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। एग्जाम का ड्यूरेशन थोड़ा वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाए तो उसके लिए एक्सट्रीम सॉरी, बट आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको बहुत ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है WHO एंड UNICEF द्वारा प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रिपोर्ट जारी की गई है, ये देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा है बायो E3 नीति को जारी हुए 1 साल पूरा हुआ है, उसको जानेंगे। और लास्ट हमारा है कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट सिस्टम फॉर एजुकेशन यूटाइज प्लस ये पोर्टल होता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या है और क्या इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे टॉपिक रहने वाले हैं ब्राइट स्टार अभ्यास है एक, एंड 3I एटलस है, ग्लैंडर्स है, एंड अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है आप सभी को भी पता चल जाएगा कि जब ईरान और इसराइल का एक छोटे लेवल पे वॉर हुआ था, तो उस समय एक चर्चा था कि ईरान IAEA से बाहर होना चाहता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो चीज़ न्यूज़ में है वो हमें पता होना चाहिए, साथ साथ हमें पता होना चाहिए उसका स्टैटिक पार्ट, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि किस वजह से वह संस्था चर्चा में आई और किस वजह से, किन रीजनों के साथ, किन उद्देश्यों के साथ
उस संस्था को स्थापित किया गया। नेक्स्ट हमारा है गंगोत्री ग्लेशियर, क्यों न्यूज़ में है पता चल जाएगा अभी। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता अनुच्छेद 9.1 और क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी क्या होता है। तो ये वो टॉपिक हैं जो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। यानी कि मैंने आपको 5 मिनट में ये बता दिया है कि आपके आने वाले 30 to 40 मिनट कहाँ लगने वाले हैं, किन चीज़ों को आप देने वाले हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी न्यूज़ में हाल फिलहाल में है। जो बच्चे न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं किसी अन्य रिसोर्सेज से इनको पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ के साथ। और फर्स्ट न्यूज़ से पहले मैं ध्यान से सुनो, एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। थक कर बैठ जाओगे तो मंजिल को खो दोगे, कि थक कर बैठ जाओगे तो मंजिल को खो दोगे, चलते रहो तो रास्ता खुद बन जाएगा। समझ में आया कि चलते रहोगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। ठीक है, तो रुकना नहीं है, थक कर नहीं बैठना है। परिस्थितियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी, ये लाइफ है। लाइफ का ग्राफ कभी भी सीधा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, सीधा जब चलता है तो कब सीधा चलता है, जब हार्ट बंद हो जाता है तब वो लाइन सीधी होती है। ठीक है, तो ये सीधी होने की कामना नहीं करे तो ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। लाइफ का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहना चाहिए, तभी ठीक रहती है लाइफ। अगर ग्राफ सीधा चल गया ना तो आपकी जिंदगी खत्म और आपके पर्चा बन गए। आप जाइए शमशान घाट के मुर्दों के साथ मौज लीजिए। ठीक है, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूज़। और फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 के परिणाम जारी हुए हैं। परिणाम जारी हुए हैं तो सर्वेक्षण के परिणाम किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तो यह जारी किया जाता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो आप याद रखेंगे किस द्वारा जारी किया गया, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है साहब, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे सर्वेक्षण का उद्देश्य विनिर्माण उद्योग। ठीक है, सर्वेक्षण का उद्देश्य विनिर्माण उद्योग की संरचना, वृद्धि और घटकों में आए बदलावों का अध्ययन करना था तथा इनमें मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण पर महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान करना है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण को प्रतिवर्ष सांख्यिकी अधिनियम 2017 के तहत आयोजित किया जाता है। तो इस स्लाइड में हमें 2-3 चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वह क्या है बेटा, कि इस सर्वेक्षण को किसके द्वारा जारी किया गया, यानी कि इस जो हमें सर्वेक्षण प्राप्त हुए हैं किसके द्वारा जारी किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे हम शॉर्टकट में ये कह सकते हैं MOSPI। आप दोनों ही नाम याद रखेंगे, MOSPI भी एग्जाम में आता है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भी आता है। दूसरा पॉइंट हमारा उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि जो विनिर्माण उद्योग है उसकी संरचना, उसमें वृद्धि और घटकों में क्या क्या बदलाव हुए हैं इसका अध्ययन करना। ठीक है, इनमें मूल्यवर्धन कितना हुआ है, रोजगार सृजन कितना हुआ है, पूंजी निर्माण कितना हुआ है, इन सब पर ध्यान देना इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ इसको प्रकाशित किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इसे प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसे सांख्यिकी संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा क्या किया जाता है, के माध्यम से के तहत इसको आयोजित किया जाता है। इसमें कौन कौन सी शामिल होती हैं, तो इसमें शामिल होती हैं बहुत सारी चीज़ें, लाइक जैसे कि हम बात करें कारखाना अधिनियम 1938 के तहत क्या शामिल होता है, कारखाने, बीड़ी और सिगार। ठीक है, अधिनियम 1966 के तहत बीड़ी सिगार इकाइयाँ। दूसरा एक और अधिनियम है CEA प्राधिकरण है, इसके विद्युत उपकरण जो इसके तहत पंजीकृत नहीं होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, इस सर्वेक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कारखाना अधिनियम 1938 के तहत जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वह बीड़ी और सिगार श्रमिक की नियोजित शर्तें अधिनियम 1966 के तहत जो बीड़ी हो गया, सिगार हो गया, उन सबका निर्माण करने वाली जो इंस्टीट्यूट हैं या जो कंपनीज हैं उन वो सब इसमें शामिल होंगी। थर्ड जो शामिल होगा वो होगा CEA केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, जो विद्युत उपकरण के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं वह सब इसमें शामिल किए जाते हैं। समझेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सकल मूल्यवर्धन किस इंडस्ट्री में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो GVA हुआ है हमने देखा है मूल्यवर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है, ग्रॉस एडिड वैल्यू GVA
जिसमें हम देखते हैं कि टैक्सेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं और वैल्यू में जो इंक्रीज फाइनल एक प्रोडक्ट होता है उसकी इनिशियल वैल्यू होती है और फाइनल जो वैल्यू होती है उस वैल्यू का जो वृद्धि दर है उसको बोलते हैं जीवीए। तो बेसिक मेटल, मोटर वाहन, रसायन, रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद और औषधि उत्पाद, समझ लीजिए 5 प्रोडक्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जीवीए देखा गया। नंबर 1 बेसिक डिटेल, बेसिक मेटल, ठीक है। नंबर 1 बेसिक मेटल, मोटर वाहन, रसायन, रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद, औषधि उत्पाद, ये सब क्या है यहाँ पे सब लिखा हुआ भी है कितनी वृद्धि हुई है। तो हमें सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले राज्यों के अगर नाम तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन सब में सबसे ज़्यादा रोजगार हमें देखने को मिला है और पिछले वर्ष की तुलना में 11.89 की हमें वृद्धि दर्ज हमने की है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल वर्ड को समझिए। मैंने अभी बात की थी कि जीवीए क्या होता है, तो मैंने बताया कि प्रोसेस के दौरान जो उत्पन्न होती है वैल्यू और फाइनल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे उस वृद्धि को बोलते हैं जीवीए। ठीक है, इसे कुल आउटपुट में से हम कुल इनपुट की लागत अगर घटाते हैं तो हमें जीवीए प्राप्त होता है, यानी कि कितनी वैल्यू वृद्धि हुई, कितना वैल्यू वहाँ पे बढ़ा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर। तो हम पता चल गया कि ओवरऑल क्या है कि सकल वृद्धि में सकल जीवीए कितना है 11.89 हमने देखा, राइट। और दूसरा औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 5.80 से अधिक की वृद्धि हमने यहाँ पे देखी। नियोजित कर्मी प्रति व्यक्ति औसत परिश्रमिकों में 2022-23 की तुलना में 5.6% की हमने वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है साहब, यहाँ पे सब टेक्निकल वर्ड है जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था वो सब लिखा हुआ है कि जीवीए क्या होता है, निवल। नेक्स्ट में हमारा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दी है। ठीक है, ये एक योजना है, ऋण देने की योजना है। ये योजना ऋण प्रोवाइड कराती है। इसकी अवधि थी 31 दिसंबर 2024 तक इस योजना को लागू किया गया था, बट अभी इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो अंतराल है, कालखंड है, उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि 1.15 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो और साथ ही साथ 50 लाख नए लाभार्थी इससे योजना से जोड़े जाएं, इस योजना का लाभ लें। इस योजना को जब राशि की बात करते हैं, ऋण लेने की हम बात करते हैं, तो 3 चरणों में ऋण प्राप्त होता है। पहले चरण की जो राशि है उसे 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। दूसरे चरण में ऋण 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। वहीं तीसरे चरण में जो जिसकी लिमिट 50,000 रुपये थी उसमें कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला है। इससे क्या फायदा होगा, इससे यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड दूसरे चरण का ऋण चुकाने के बाद जो वेंडर्स हैं यूपीआई लिंक्ड जो क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हैं, इससे आपातकालीन स्थिति में आपको ऋण आसानी से मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आप जो ऋण है उसे पे कर रहे हैं तो एक ओवरऑल नया डाटा बन जाता है जिससे आपको इजीली दूसरा वेंडर भी आपको ऋण प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। थोड़ा समझते हैं इस योजना के बारे में कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना या फिर पीएम स्वनिधि योजना क्या है। योजना का प्रकार अगर हम मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि जब हम कोई योजना तैयार करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वह योजना किस प्रकार की है, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया और वह योजना कब प्रारंभ की गई, उसके उद्देश्य क्या है। इन 4 से 5 क्राइटेरिया को समझें तब हम एक योजना कंप्लीट तरीके से समझ पाते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, दोनों एक ही बात है, लेकिन आप समझिए कि इस योजना का प्रकार क्या है। इस योजना का प्रकार है केंद्र, यह है एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। कैसी योजना है बेटा, यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। अर्थात आप समझ सकते हैं केंद्र क्षेत्र की योजना क्या होती है। ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रबंधित एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं उन्हें हम केंद्र क्षेत्र की योजनाएं बोलते हैं, केंद्र क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं। इस योजना को शुरू करने वाला मंत्रालय हम बात करें तो आवासन एवं शहरी मंत्रालय है। अगर विभाग के रूप में हम समझें तो वित्तीय सेवाएं विभाग इसे सुचारू रूप से चलाने वाला एक विभाग है। ठीक है, तो हमने बात की मंत्रालय कौन सा है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। विभाग की हमने बात की वित्तीय सेवाएं विभाग, डीएफएस, यह बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण या क्रेडिट कार्ड सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, पूंजी प्रोवाइड कराना, ठीक है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना, राइट। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलो नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सशस्त्र बलों के लिए 3 संयुक्त सिद्धांत जारी किए। ये सिद्धांत क्या है, क्या जारी किए, तो समझते हैं। इसे भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्त कार्यक्षमता, एकीकरण और थिएटराइजेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है इन सिद्धांतों को। क्यों कि हर जो मिलिट्री है, हर फोर्स की एक क्या है, स्पेशल विंग है।
जैसे हम बात करें थल सेना में पैरा एसएफ होते हैं, नौसेना में मार्कोस होते हैं, वहीं एयरफोर्स में गरुड़ होते हैं। इन शब्दों इनके बीच क्या करना है, समझ विकसित करना और बुनियादी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की, समन्वय को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा, जो डुप्लीकेशन है वो कम होगा। साथ ही साथ ये इन सिद्धांतों द्वारा कहा गया कि जो भविष्य में बनने वाले हथियार हैं, भविष्य के हथियारों के साथ साथ स्थल, जल या वायु के क्षेत्र में कमांड और नियंत्रण के लिए रणनीतियां बनाना, ठीक है, उन सब के लिए संयुक्त प्रशिक्षण करना इस सिद्धांत में शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, समझ में आ गया? ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे कि चीफ ऑफ डिफेंस को थोड़ा समझते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम क्या है। चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम क्या है? तो भाई चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सिस्टम नहीं कहेंगे, स्टाफ कहेंगे एक्चुअली, चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी का एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? तो सीडीएस तीनों सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान यानी कि मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यानी कि यह किसको रिपोर्ट करता है? यह रिपोर्ट करता है रक्षा मंत्री को। रक्षा मंत्री के सलाह के रूप में यह कार्य करता है, सलाहकार के रूप में यह कार्य करता है। तो सिर्फ इतना सा न्यूज़ था। नेक्स्ट हमारा है WHO और यूनिसेफ द्वारा प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रिपोर्ट 2000 से 2024 जारी की गई। इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट में जल, सैनिटेशन एंड स्वच्छ की उपलब्धता के मामले में असमानताओं को उजागर किया गया है। इन असमानताओं के कारण SDG 6 सभी के लिए स्वच्छ जल और सैनिटेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना को हासिल करने में बाधा उत्पन्न हुई है। यानी कि रिपोर्ट दावा कर रही है कि जल, सैनिटेशन या स्वच्छता तीनों ही मामले में असमानताओं को यह रिपोर्ट बताती है। जब असमानता रहेंगी, असमानता का मतलब क्या हो गया कि जो गरीब व्यक्ति है, जो निचले तबके का व्यक्ति है, वह इन चीज़ों का, चाहे हम बात करें जल की, चाहे हम बात करें सैनिटेशन की, चाहे हम बात करें स्वच्छता की, तो इन सब चीज़ों का वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उसके पास इन चीज़ों को अफोर्ड वह नहीं कर पा रहा है। यानी कि एक व्यक्ति है जो इसको वेस्ट भी कर रहा है और एक व्यक्ति है जिसे यह बेसिक आधारभूत संरचना के रूप में, आधारभूत चीज़ों के रूप में भी वह इनको ग्रहण या उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। तो इसे हम कहते हैं असमानता। तो यह रिपोर्ट इसी असमानता की बात कर रही है। थोड़ा समझें इस रिपोर्ट को, एक नज़र से देखें रिपोर्ट को, समझें क्या है रिपोर्ट में। ठीक है, तो रिपोर्ट कह रही है कि खुले में शौच एक समस्या है। इस एक जो रिपोर्ट है वो कह रही है खुले में शौच निम्न आय वाले देशों में आज भी वैश्विक औसत दर से 4 गुना अधिक है। विश्व की लगभग 58% आबादी को बेहतर रूप से सैनिटेशन सुविधाएं उपलब्ध हैं, बट अभी 42% को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया, हम बात कर रहे हैं सैनिटेशन की। अब थोड़ा समझते हैं प्रबंधन। जो पेयजल है, पीने का पानी है, उसके समझे। इसका कवरेज 68% था 2015 में भारत में। ठीक है, जो अब बढ़कर कितना हो गया, 74% हो गया। तो इट इज़ गुड अभी, लेकिन हमें अभी वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक अंतिम छोर तक खड़ी व्यक्ति को भी मूल धारा में, मुख्य धारा में हमें शामिल करना है। ठीक, महिलाओं पर हम बोझ के रूप में देखें, महिलाओं पर क्या बोझ है? महिलाओं द्वारा पानी लाने में अधिक समय व्यतीत करने के प्रमाण सामने आ रहे हैं। समझ में आ गई? यानी कि जब हम देखते हैं इतिहास में चीज़ों को, हमें अरे हो सकता है कि आसपास चीज़ें ना देखें, बट अभी भी एक तबका ऐसा है जहाँ पर चीज़ें बहुत ही धड़ल्ले से की जा रही हैं, जहाँ पर महिलाएं अभी भी बहुत दूर से पानी लेके आती हैं पीने के लिए, बहुत दूर से खाना बनाने के लिए अभी भी लकड़ी चुनकर वो लाती हैं। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बट अभी ऐसे लोगों तक पहुँचना बाकी है। सरकार अपने विषयों पर कार्यरत है, बट अभी भी ऐसे लोगों तक, ऐसे समाज तक पहुँचना अभी बाकी है। इसलिए जो डाटा है वह हम बता रहा है 74% 2024 का वो डाटा है, जो अभी 100% के रूप में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा मेंस्ट्रुअल स्वास्थ्य संबंधी डेटा। इस मामले में 70 देशों में सभी आय स्तरों पर व्यापक अंतराल मौजूद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब भारत का समझें कि भारत के बारे में यह रिपोर्ट क्या कह रही है। समझते हैं भारत के बारे में। तो जब हम भारत की बात करें तो भारत में खुले में शौच की रोकथाम के लिए उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। बहुत सारे गाँव हैं जो उसमें आ गए हैं जहाँ पर ODF जिन्हें घोषित किया गया है। फिर भी ग्रामीण इलाकों और हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय है, जो लोग हैं, वह अब उनके लिए अभी भी एक समस्या है। कुछ तो सामाजिक रूप से इसको उपलब्ध क्या करें, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को। कुछ ऐसा होता है, कुछ को जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल नहीं पा रही है और कुछ लेना नहीं चाह रहे। दोनों तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें सैनिटाइजर कवरेज की, तो जो आधारभूत सैनिटाइजेशन है वहाँ तक पहुँच लगभग सार्वभौमिक है, लेकिन उनके उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन की गुणवत्ता हमें यहाँ पर खराब देखने को मिलती है। यानी कि पहुँच तो है, लेकिन जो अपशिष्ट उससे निकलता है उसका प्रबंधन हमें देखने को नहीं मिलता है। लाइक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिल्ली में बहुत सारे कूड़े के ढेर बन गए हैं, पहाड़ वहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो एक फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि सुविधा तो मिल रही है, लेकिन उनका जो अपशिष्ट है उनसे एक बड़ी समस्या उत्पन्न हमें देखने को मिलती है। अब थोड़ा समझेंगे पेयजल के बारे में कि पीने के पानी के हम क्या समझ सकते हैं, पीने के पानी के रूप में हम क्या देखते हैं।
तो एक घरेलू जल कनेक्शन का विस्तार हुआ है, आप सभी को पता है, हर घर में जल, ठीक है। ये इनिशिएटिव था जिसके माध्यम से हर घर में जल पहुंचाने की कवायद स्टार्ट की गई थी, ठीक है, जहां पर सुरक्षित तरीके से प्रबंधित पेयजल की उपलब्धता हो, और यह सार्वभौमिक, लेकिन यह सार्वभौमिक यानी सभी के लिए अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसमें और कार्य करने की हमें जरूरत है, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। इससे संबंधित और भी क्या पहले हैं भारत में, वो से संबंधित क्या पहले हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ठीक है, जल जीवन मिशन हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे इनिशिएटिव के माध्यम से सरकार सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह भी पूरी तरीके से 100% हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कि जहाँ पर हम ये कह सकें कि हाँ, हमने हर घर में जल उपलब्ध करा दिया है। अब हमारी माताओं बहनों को कहीं से भी बहुत दूर दराज इलाके जाकर जल लेकर के आने की व्यवस्था उन्हें नहीं करनी पड़ेगी, हमने हर घर में जल उपलब्ध करा दिया है, ठीक है। अभी हमें, इनमें फिर से कह रहा हूँ, अभी हमने बहुत लंबा सफ़र तय करना है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी भी एक सफ़र है जो भी हमें पूरा करना है, ठीक है साहब। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट हमारा है कि बायो E3 नीति को जारी करते हुए 1 साल पूरा हो गया है। बायो E3 क्या है? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी, यह है बायो E3 नीति के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया। इससे जैव प्रौद्योगिकी को भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख संचालक मानने में मदद मिलेगी। यानी कि भारत का पहला नेशनल बाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया गया है, और यह भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख संचालक बनाने में इसको मदद करेगा। यानी भारत को अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक इंजन के रूप में भी यह कार्य करेगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट। बायो E3 है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, देखेंगे। बायो E3 के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, बायो B3 है क्या। तो बायो E3 की स्थापना का कर जैव आधारित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके व्यवसायीकरण में तेजी लाएंगे। बायो इनोवेशन में शामिल है बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हब बायो फाउंड्रीज, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब, यह इसमें शामिल है। कार्यान्वयन की बात करें तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें 6 थीमटेक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि 6 जैव आधारित रसायन और एंजाइम, फंक्शन, फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन, परिशुद्ध जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर उसका प्रयोग, और भविष्योन्मुखी समुद्री अंतरिक्ष अनुसंधान, इन सबको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं दोबारा से, इसमें कोई दिक्कत वाली है नहीं, ठीक है। बहुत ही समराइज और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। एक वर्ड हाथ से टाइप किया गया बहुत ही मेहनत के साथ, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत ही मेहनत के साथ और हाथ से टाइप किया हुआ है, और कोई बैक एंड और बैक टीम नहीं है, मेरी खुद की यहाँ पे की हुई मेहनत है, ठीक है। हाँ, चलो, तो पिछले 1 वर्ष में क्या हासिल किया है वो थोड़ा देख लेंगे। कि पंजाब जो भारत में बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। 1 दर्जन से अधिक संयुक्त अनुसंधान कार्य शुरू किए गए हैं, केंद्र राज्य साझेदारी शुरू की गई है, असम के साथ एक MOU भी साइन किया गया है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे की हैं। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है, एक वर्ड यहाँ पे बार बार यूज हो रहा है, जैव अर्थव्यवस्था क्या है, जैविक अर्थव्यवस्था क्या है। तो सुनिए, दोबारा समझ लीजिए, एक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जब यह नवीनकरणीय जैव संसाधनों का उपयोग करके भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तु बनाने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सतत विकास और आर्थिक समृद्धि का समर्थन करती है। यानी कि जो जैव अर्थव्यवस्था है वह जैव संसाधनों के द्वारा भोजन, ऊर्जा, औद्योगिक वस्तु बनाने में प्रयोग करती है। अर्थव्यवस्था क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है, उसी तरीके से अर्थव्यवस्था का आगे जैव लगा दो, यानी कि जैव संसाधनों का उपयोग, ठीक है। चिल्ड्रन पॉइंट, इसमें बहुत सारे क्षेत्र हम देखने को मिलते हैं। बायोफार्मा हो गया, बायोमेडिकल, बायो एग्री, है ना। ये सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कर तरीके से। अब आएंगे नेक्स्ट, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन प्लस। तो ये क्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है ताकि स्कूली बच्चों के आधार नंबर से संबंधित लंबित अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट स्टेटस को यूडाइज प्लस एप्लीकेशन पर अपडेट कराई जा सके। यह कदम करोड़ों विद्यार्थियों के आधार नंबर में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को आसान बनाएगा, ठीक है। देखेंगे यूडाइज के बारे में। यूडाइज क्या है, यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल और शिक्षा साक्षरता विभाग के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। उद्देश्य क्या है, देश भर में मानकीकृत डेटा कैप्चर फॉर्मेट के जरिए विश्वसनीय और तुलनात्मक
सूचना को ऑनलाइन और रियल टाइम में कुशलतापूर्वक एकत्र करता है। यह एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म है। यह प्रत्येक स्कूल को अपनी प्रोफाइल जैसे कि अवसंरचना, सुविधाएं तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों की संबंधित जानकारी को प्रभावी ढंग से रिकॉर्ड रखने, प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। तो सिंपल सी बात है, यह एक पोर्टल है केंद्र सरकार का, जहां पर हर स्कूल को अपनी प्रोफाइल शेयर करनी होती है, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर उन्होंने रख रखे हैं, कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है, ये सब चीज़ इस पर अपडेट करनी होती है, कौन सा बच्चा है, फादर, पूरी डिटेल बच्चे की, ठीक है, आधार कार्ड, सब चीज़, आधार कार्ड, लैंग्वेज, ब्लड टेस्ट, बहुत सी चीज़ें आती हैं, मैंने किया हुआ, मुझे पता है सब। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं यूडाइज में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्राइट स्टार अभ्यास। ब्राइट स्टार अभ्यास क्या है? तो यह एक क्या है, सशस्त्र बल और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेंगे। तो इस अभ्यास की शुरुआत कैंप डेविड समझौते के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई। तो भाई ब्राइट स्टार अभ्यास किन किन के मध्य होगा? यूएसए और किसके बीच हो रहा है? यूएसए और, बताइए, लिखा हुआ है यूएसए और मिस्र के बीच होने वाला है। और यह कब से आयोजित हुआ है? 1980 से इसे आयोजित किया जा रहा है, राइट, क्लियर। और यह तीनों सेनाओं के द्वारा, यह तीनों सेनाओं के सबसे बड़े बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में से एक है। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल क्या है। सैपिएंट के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क पर आधारित एक नया एआई मॉडल विकसित किया है। गौरतलब है कि चैट जीपीटी जैसे मौजूदा लार्ज लैंग्वेज मॉडल में चेन ऑफ थॉट संबंधी रीजनिंग पर निर्भरता के कारण कुछ कमियां हैं। हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल के बारे में जानेंगे। मॉडल यह मानव मस्तिष्क की हायरार्किकल और मल्टी टाइम स्किल प्रोसेसिंग पर आधारित है, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है काम करने का वो अलग लेवल का है, ठीक है। चैट जीपीटी जो है वो एलएलएम पर बेस्ड है, ठीक है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं हायरार्किकल और मल्टी टाइम स्किल प्रोसेसिंग पर आधारित है, जो हमारा नया एचआरएम इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, क्लियर। यह वैसे ही कार्य करेगा जैसे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अलग अलग समय अवधि की जानकारी को जोड़ते हैं। एचआरएम एक ऐसा मॉडल है जो सोचने की प्रक्रिया को शुरू से अंत तक एक ही बार में पूरा कर देता है और बीच में छोटे छोटे स्टेप्स को समझाने व कंट्रोल करने की यहाँ पे जरूरत हमें देखने ही पड़ती है। इसके दो मॉड्यूल हैं। उच्च स्तरीय मॉड्यूल धीमी अमूर्त योजना के बारे में बताएगा, और आजा निम्न स्तरीय मॉड्यूल तेज और विस्तृत गणनाएं करेगा, ठीक है। 3AI और एटलस के बारे में जानेंगे। 3I एटलस एक धूमकेतु है। इसे 2025 में रियो हटाडो में स्थित एटलस सर्वेक्षण टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था। एटलस का पूर्ण रूप है एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। यह हमारे सौरमंडल के बारे में बाहर से आने वाला एक तीसरा ज्ञात खगोलीय पिंड है, यानी कि 3I एटलस के बारे में थोड़ा जाने तो यह हमारे सोलर सिस्टम में आया एक बाहर से आने वाले खगोलीय पिंड है। यह एक ऐसा पहला पिंड 2017 में खोजा गया था जिसका नाम था ओमुआ। क्या नाम है इसका? जरा ओमुआमुआ 2017 में पहला पिंड था ऐसा। और 2019 में एक दूसरा धूमकेतु खोजा गया था जिसे बोलते हैं बोरिसोव था इसका नाम, और थर्ड वाला ये हो गया है, ठीक है, जो बाहर से आए हुए थे। नेक्स्ट हमारा है ग्लैंडर्स। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने संशोधित राष्ट्रीय ग्लैंडर्स कार्य योजना जारी की है। यह क्या? यह एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः घोड़ों, गधों और खच्चरों को प्रभावित करता है। यह पशुओं में संक्रामक संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत अधिसूचित रोग है। रोग का कारण क्या है? बैक्टीरिया वर्क होल्डरिंग मैलेई। यह रोग मनुष्य में भी फैल सकता है। यह प्राणघातक पशुजन्य रोग है। इसका अभी तक कोई इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है ग्लैंडर्स का, ठीक है। तो मुख्यतः किसमें होता है? घोड़ा, खच्चर और गधों में होता है। मनुष्य में भी हो सकता है, ऐसा नहीं मनुष्य इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। एक इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह संस्था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षक ने ईरान के बुशर में स्थित प्रमुख परमाणु केंद्रों का निरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। निरीक्षण करेंगे, ठीक है। जानेंगे IAEA की स्थापना कब हुई थी। तो IAEA की स्थापना हुई थी हमारी 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। परिचय: यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का अंतर सरकारी फोरम है। किसके लिए? वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए, ठीक है साहब। नेक्स्ट हमारा है कार्य: यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करता है। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देता है, ठीक है। ठीक है, तब यहाँ पे है मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका ऑस्ट्रेलिया में है। 35 सदस्य हैं और 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था IAEA को, ठीक है साहब। गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में जानेंगे। यह एक ग्लेशियर है। हालिया अध्ययन पता चला है कि गंगोत्री ग्लेशियर में पिछले 4 दशकों में 10% बर्फ पिघल गई है। इससे ग्लेशियर में जल प्रवाह घट रहा है
और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 30 किलोमीटर लंबाई ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर भागीरथी जल के स्रोत के रूप में जाना जाता है। भागीरथी गंगा नदी के जल के प्रमुख स्रोतों में से एक है। यानी ग्लेशियर जो है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, वह पिघल रहा है 10%, मतलब पिघल गई है। और यह 30 किलोमीटर फैला एक ग्लेशियर है। गंगा नदी की जो स्रोत के रूप में है भागीरथी, उसका यह उद्गम क्षेत्र है, जहाँ यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सब लिखा हुआ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेरिस जलवायु समझौता। यह क्या है? भारत और विकासशील देश ब्राजील के बेले में आयोजित होने वाले COP30 में पेरिस समझौते के तहत